नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप नोवा चैनल में। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम 15 जुलाई 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहली क्या है कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, यूएनएससी से। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की कब हुई थी दोस्तों? 1945 में, 24 अक्टूबर। और ये कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्यों हुई थी? शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक क्या है? यूएनएससी। तो यूएनएससी से संबंधित न्यूज क्या है कि भारत ने यूएनएससी के 2028 और 29 के गैर स्थायी सदस्य पद के लिए अपना आधिकारिक चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। तो समझ लेते हैं इसको। यूएनएससी का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है। यदि किसी देश में युद्ध और आतंकवाद जैसे संकट उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले इसी परिषद में उस विषय पे चर्चा की जाती है। यह परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगाने, शांति सेना भेजने और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने की भी अनुमति दे सकती है। यूएनएससी की संरचना किस तरीके की है? इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, जिसमें से जो इसके स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य इसके परमानेंट मेंबर, उसको क्या बोलते हैं? P5। कौन कौन से हैं दोस्तों? अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है। इनके पास क्या है? पांचों देशों के पास वीटो पावर भी है। ठीक है। किसकी पावर है? वीटो की। मतलब क्या है कि 14 जो देश हैं, बाकी 14 देश किसी प्रस्ताव के पक्ष में हो और अगर एक स्थायी सदस्य वीटो कर दे तो वह जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि वीटो को सुरक्षा परिषद की सबसे शक्तिशाली व्यवस्था माना जाता है। बाकी जो 10 सदस्य हैं वो क्या बोलते हैं? उनको नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनके पास वीटो का अधिकार नहीं होता। ठीक है ना। तो बाकी के 10 सदस्य को कितने साल के लिए चुना जाता है? 2 साल के लिए। और ये जो 5 हैं ये परमानेंट मेंबर है, इन्हीं के पास वीटो की शक्ति है। तो भारत के लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? भारत के लिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 15 जुलाई 2026 को भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य पद हेतु अपना चुनाव अभियान क्या किया है? शुरू किया है। मतलब ये नहीं है इसका कि भारत सदस्य बन गया है, बल्कि भारत ने विभिन्न देशों से समर्थन मांगा है। तो इसकी औपचारिक एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जितने सदस्य देश हैं वो मतदान करेंगे और यदि भारत को पर्याप्त मत मिल जाते हैं इसमें, तो भारत इसका क्या होगा? 2028-29 के लिए गैर स्थायी सदस्य चुना जाएगा। अब भारत की इसमें एक और बड़ी मांग है। इसमें क्या मांग है भारत की? यहाँ पे भारत जो है वो स्थायी परमानेंट मेंबर बनने की मांग कर रहा है, क्योंकि भारत ये बोल रहा है कि 1945 के बाद अब दुनिया पूरी तरीके से क्या है? बदल चुकी है। आज एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की जो बड़ी आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए यूएनएससी में जो है रिफॉर्म की आवश्यकता है। भारत जो है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, इनके साथ में मिलकर G4 समूह का सदस्य है। किसका सदस्य है? G4 समूह का सदस्य है, जो सुरक्षा परिषद के विस्तार और स्थायी सदस्यता की मांग करता है।
ठीक है, तो यूपीएससी के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मैंने आपको बताया कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनएससी का न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। टोटल सदस्य संख्या कितनी है, 15, जिसमें से स्थायी कितनी है, 5, गैर स्थायी कितनी है, 10, और गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष का। इसका चुनाव कौन कराता है, तो वो कौन कराता है, यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और वीटो का अधिकार केवल कितनों के पास है, केवल 5 के पास, ठीक है ना। अब टोटल इसमें ये ध्यान रखना, P5 जो आपके P5 हैं, वीटो पावर जिनके पास है, वो कौन कौन सी कंट्री हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ठीक है। तो ये इसे आप इसे शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं, ये URCUF। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज संबंधित है भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 100 करोड़ लाभार्थियों के पार। तो ये चर्चा में क्यों आया है कि भारत में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का दायरा 100 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचा है। तो सबसे पहले आप इसमें एक शब्द आया है, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, तो आप इस तरीके से समझिए इसको, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी नौकरी छूट जाती है, या फिर वृद्धावस्था में उसकी आय का कोई साधन नहीं रहता, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार जो उसको आर्थिक सहायता बीमा और पेंशन और अन्य सुविधाएं जो उसको प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक सुरक्षा। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी नागरिक का जीवन अचानक आने वाले आर्थिक संकट से पूरी तरीके से क्या हो, प्रभावित ना हो। अब ये किस तरीके से जो है 100 करोड़ लाभार्थी जो है, उसका अर्थ 100 करोड़ अलग अलग व्यक्ति का होना ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि एक व्यक्ति एक से अधिक योजनाओं का लाभ भी ले सकता है, इसलिए कुल लाभ की संख्या अधिक भी हो सकती है। इसका मतलब 100 करोड़ से पूरा मत समझिएगा। अब इसमें समझते हैं कि सामाजिक सुरक्षा किन योजनाओं से मिलती है। तो ये सामाजिक जो योजनाएं हैं वो किन किन से मिलती है, तो सामाजिक सुरक्षा जो है वो किन किन योजनाओं से मिलती है। तो पहला है EPFO। तो EPFO क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबंधित है। तो ये कर्मचारियों के लिए क्या करता है, भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। किसका प्रबंधन करता है, भविष्य निधि का, यानी कि PF का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है EPFO की, 1952 में। 1952 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और ये किसके अंडर में काम करता है, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला है हमारा ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1952 में। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। ये दुर्घटना बीमा से संबंधित है। ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, 2021 में। कब हुई थी, 2021 में। अगला है ILO,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। अब ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। तो ये 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बनी, जिसका उद्देश्य था श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सुरक्षित कार्यस्थल देखना उनके लिए, और सामाजिक सुरक्षा का भाव बनाए रखना, और सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करना। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी पूछ सकता है कि ईपीएफओ का किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो मैंने अभी बताया, श्रम और रोजगार मंत्रालय। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की क्या हो गई है? शुरुआत शुरू हो गई है। अब भारत की जो आर्थिक राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। अब यहाँ व्यापार, उद्योग, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अब ज्यादातर अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होती थी, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण क्या है? इस हवाई अड्डे पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा। तो इसके समाधान के लिए क्या है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है, और यह भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्या है? उपलब्धि मानी जा रही है। तो इसमें जो है एक, आप ये समझिए कि इसमें ट्रिपल पी मॉडल है एक, इसका विकास उस पर किया जा रहा है। अब ये ट्रिपल पी मॉडल क्या है? ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कोई भी बड़ी परियोजना में सरकार और निजी कंपनी मिलकर निवेश, निर्माण और संचालन करते हैं। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? कि सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है, निजी क्षेत्र की तकनीक और दक्षता का लाभ मिलता है, परियोजनाएं अपेक्षाकृत तेजी से पूरी होती हैं, और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो ये इसमें यूपीपीएससी में ट्रिपल पी मॉडल पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, कर्नाटक में भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये जो टाइम चल रहा है करंट में, वो एआई का टाइम माना जा रहा है, इसको एआई का युग माना जा रहा है। जिस तरीके से जो 20वीं शताब्दी थी वो औद्योगिक क्रांति ने बदली थी, उसी प्रकार 21वीं सदी में एआई जो है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, उद्योग और शासन व्यवस्था को बदल रहा है। तो इसी दिशा में क्या है, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके कि एआई अनुसंधान को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ेगा, युवाओं के लिए एआई आधारित कौशल विकास होगा, और डिजिटल इंडिया को एआई मिशन को मजबूती मिलेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक तरीके की कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, जिसमें मशीन या जो कंप्यूटर हैं उनको इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सके। किसकी तरह सोच सके? इंसानों की तरह। जैसे कि आप उदाहरण देखते होंगे आज के टाइम में, जैसे चैट जीपीटी, ठीक है, या फिर जेमिनाई या सीरी या फिर एलेक्सा, ये सारे किसके? एआई के उदाहरण हैं। अब कर्नाटक क्यों चुना इसके लिए इन्होंने? एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कर्नाटक क्यों चुना? क्योंकि
यहाँ पर क्या है, आईटी कंपनियां बहुत हैं और यहाँ पर इस तरीके के अनुसंधान स्थित हैं, इसलिए इसके लिए कर्नाटक को चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज कहाँ से है, लद्दाख के सभी 7 जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद। क्या है ये कि चर्चा में क्यों है, सरकार ने लद्दाख के सभी 7 जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद बनाने की घोषणा की है। अब लद्दाख समझ लेते हैं पहले, ठीक है। लद्दाख का गठन कब हुआ था, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। किस एक्ट के तहत, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो इसके बाद से जो है 2 भागों में बट गया जम्मू कश्मीर, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया एक, और दूसरा हो गया लद्दाख, ठीक है। इसमें क्या है, एक विधानसभा है और इसमें कोई विधानसभा नहीं है। तो यही कारण है कि लद्दाख में कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है। इसका प्रशासन किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के, ठीक है ना। किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। तो अब यहाँ पे क्या है, स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद बनाने की घोषणा की है। तो ये क्या होती है, ये स्थानीय स्वशासी निकाय है जो अपने जिले के महत्वपूर्ण विकास से जुड़े विषयों पर निर्णय ले सकता है, जैसे स्थानीय सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 परिषद थी, पहले कितनी परिषद थी, 2 परिषद, एक लेह में एक कारगिल में, ठीक है। और टोटल यहाँ पर लद्दाख में कितने जिले हैं, लद्दाख में टोटल 7 जिले हैं, लेह, कारगिल, द्रास, जास्कर, नुब्रा, शाम और चांगथांग, ठीक है। अब ऐसी परिषदों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। अब इसी को क्या है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का निर्णय लेने का अधिकार देने को अधिक प्रभावी माना जाता है। अब इसमें पूछा जा सकता है आर्टिकल 239 जो है किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 239 आर्टिकल में आता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज क्या है कि सीबीएसई ने तीसरी भाषा का आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य किया। तो चर्चा में क्यों है, सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10 में तीसरी भाषा के आंतरिक मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है, ठीक है, 2020 और जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको समझना होगा। तो भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22। तो अलग अलग, जो एक भाषा सिखाने का महत्व नहीं है, बल्कि परीक्षा विद्यार्थियों को क्या है, अलग अलग भाषाओं से भी परिचित कराना है। तो इसी सोच को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा सूत्र पर विशेष बल दिया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कक्षा 9 और 10 में तीसरी भाषा का आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। अब 3 भाषा सूत्र क्या है, 3 भाषा सूत्र क्या है, इसमें क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अन्य कोई भारतीय भाषा, और अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, रटने की बजाय समझ पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, कौशल आधारित शिक्षा बढ़नी चाहिए, बहुभाषी शिक्षा होनी चाहिए। अब इसमें एक और रोल आता है सीबीएसई का। ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में।
और ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। अब इसमें यूपीएससी में या यूपीपीएससी में भाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि भाषा किससे संबंधित, तो भाषा अनुच्छेद 343 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 343 से। और संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी देवनागरी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। मानसून की अतिरिक्त वर्षा में कमी। देश में कुछ दिनों की कम वर्षा के कारण मानसून की अतिरिक्त वर्षा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। तो मानसून, भारत क्या है? एक मानसून प्रधान देश है। हमारी जो कृषि, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, भूजल स्तर और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा किस पे निर्भर रहता है? मानसून पे। अब आज की जो करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से एक न्यूज आई है कि देश में कुछ दिनों तक सामान्य वर्षा से कम वर्षा हुई है, जिसके कारण जो है अतिरिक्त वर्षा में कमी दर्ज की गई है। अब भारत में मैंने आपको 13 तारीख को भी बताया था कि भारत में 2 तरीके के मानसून है। एक तो है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है उत्तर पूर्व का मानसून। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून से सितंबर तक रहता है। ये 75% से अधिक वर्षा करता है। और ये उत्तर पूर्व का मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। अब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत में वर्षा करता है। और उत्तर पूर्व का जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण पूर्वी तट पर ही वर्षा करता है, ठीक है। और इसका जो डाटा है वो आईएमडी द्वारा कलेक्ट करा जाता है। किसके द्वारा? आईएमडी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब मानसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो हैं वो क्या क्या हैं? एक तो एल नीनो। तो एल नीनो क्या है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान जब बढ़ जाता है तो इसका प्रभाव भारत में सामान्यतः कम वर्षा के रूप में देखा जाता है। दूसरा क्या है? ला लीना। ला लीना क्या है? प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। एल नीनो में बढ़ जाता है और ला लीना में कम हो जाता है। तो सामान्यतः भारत में अच्छी वर्षा पड़ती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का भारत ने क्या किया है? समर्थन किया है। अब ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत ने फिर से संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का जो है दोबारा से समर्थन दोहराया है। अब इसमें इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को समझना पड़ेगा हमें। तो ये सबसे पुराने और जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों में से एक माना जाता है। भारत ने जो है यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है। तो फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन क्षेत्र किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया, यानी ब्रिटेन के। और 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसमें इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा। किस किस में बांटा? एक तो इजराइल, जिसको कि यहूदी राज्य कहा गया, और दूसरा अरब राज्य, क्या बोला उसको? फिलिस्तीन। अब 1948 में इजराइल ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध हुआ और समय के साथ साथ ये बहुत जटिल होता चला गया। तो ये क्लियर हुआ आपको। उसके बाद जो है इसका जो फिलिस्तीन है इस समय जो है यूएन में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो फिलहाल जो है फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं है। ये केवल पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसको ऑब्जर्वर स्टेट का। मतलब ये है इसका कि संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भाग ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार इसको नहीं है। तो यहाँ पे भारत का रुख क्या है कि भारत जो है फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र बनने को का समर्थन कर रहा है और इजराइल के साथ भी मजबूत रणनीतिक, रक्षा, कृषि और तकनीकी संबंध बनाए हुए है। यही भारत की क्या है? बैलेंस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब यूपीएससी के हिसाब से जो है
क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है कि भारत इजराइल के संबंध किस तरीके के हैं, भारत फिलिस्तीन के संबंध किस तरीके के हैं, और फिलिस्तीन की जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरीके की है यूएन में। और पूछ सकता है आपसे कि भारत इजराइल फिलिस्तीन विवाद के किस समाधान का समर्थन भारत करता है, तो किस करता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने बताया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। तो ये आज की करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होती है। इसका आप रिवीजन करते रहिए और इसके नोट्स बना लीजिए, ये आपको बहुत ही जो है काम आएंगे। और इसका रिवीजन जो है टाइम टू टाइम करते रहिए, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली करंट अफेयर यानी कि कल की करंट अफेयर के लिए, कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।